मनीष गर्ग, खबर नई दिल्ली। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। खाद्यान्न एवं फल सब्जियों के उत्पादन व उत्पादकता में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके पीछे प्रधानमंत्री श्री मोदी की सुव्यवस्थित रणनीति, अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार की नीति रीति किसानों को सशक्त करने की है। किसान मजबूत होगा तो देश समृद्ध होगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने खेत नहीं देखे, पगडंडियां नहीं देखी, मिट्टी नहीं जानते, वे किसान हित की बात करते हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उर्वरकों के संतुलित उपयोग का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में खेती में निवेश बढ़ा है व अल्पकालिक ऋण में भी काफी वृद्धि हुई है। कृषि यंत्रीकरण के काम में भी तेजी आई है, जिससे किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के करोड़ों किसान भाइयों बहनों को सहायता मिल रही है। इस योजना ने छोटे किसानों की जिंदगी बदलने का काम किया है। उन्होंने बताया कि 2.54 लाख करोड़ रु से ज्यादा खाद सब्सिडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए दी है। मोदी सरकार ने किसानों को राहत दी है। श्री चौहान ने कहा कि हम किसानों को किसी भी कीमत पर महंगी खाद नहीं खरीदने देंगे, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हमने 10,000 नए एफपीओ बनाए, किसानों के ऑनलाइन व्यापार के लिए इनाम की व्यवस्था भी की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागत पर कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय की। किसानों से एमएसपी पर खरीदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में सर्वाधिक 22.38 लाख करोड़ रु की हुई है। सरकार ने पीएम आशा योजना बनाई और इसके अंतर्गत सोयाबीन सहित अन्य उपज की रिकॉर्ड खरीदी की। साथ ही कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी खरीद की समय सीमा बढ़ाई, कहीं भेदभाव नहीं किया। बाजार हस्तक्षेप योजना बनाई ताकि उपज के भाव कम होने पर किसानों को नुकसान नहीं हो। टमाटर, आलू, प्याज की राज्यों के माध्यम से खरीदी करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत किसानों के परिवहन की लागत केंद्र द्वारा वहन करने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सुझावों का सदैव स्वागत है। अच्छे सुझावों पर विचार करके लागू करने का काम करेंगे। श्री चौहान ने बताया कि मसूर के दाम कम नहीं होने देने हेतु उपाय किए। अरहर, मसूर, उड़द की 100% खरीदी करेंगे। पहले क्षति आंकलन परंपरागत तरीके से होता था, हमने सैटेलाइट आदि अत्याधुनिक प्रक्रिया अपनाई है। क्लेम देने में देरी पर बीमा कंपनियों द्वारा 12% ब्याज देने का प्रावधान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 1 लाख करोड़ रु के एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की स्कीम से 51,783 करोड़ रु की स्वीकृति दी गई है। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ किया। डिजिटल किसान आइडिया अलग से बनेगा। बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र के संबंध में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी भ्रम फैलाने का काम नहीं करें। बेगूसराय में ही मक्का अनुसंधान केंद्र रहेगा। कर्नाटक में हम अलग से केंद्र खोलने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए बजट में पीएम धन धान्य योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। जीवनदाता अन्नदाता है, विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती हमारा लक्ष्य है। आज भारत अपनी घरेलू जरूरतों के साथ ही दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। सारी दुनिया को परिवार मानने वाले हमारे भारत को हम दुनिया का फूड बास्केट बनाएंगे। चुनौतियों का मुकाबला समाधान करने के लिए हमने विशेष योजनाएं बनाई है और पहले से ही इन पर ध्यान केंद्रित है। सरकार ने तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। सरकार उच्च उपज जलवायु अनुकूल बीज किस्में बढ़ाएगी। हमारा लक्ष्य कृषि निर्यात को बढ़ाना है व विस्तार करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत आज विश्व बंधु है, कल विश्व गुरु बनेगा। भारत विकसित बनेगा जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। 6 बजे माननीय मंत्री जी, आप सभी लोग
आप सभी लोग अपनी स्पीच को ले कर सकते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है जो नहीं बोल पाए हैं, क्योंकि 6 बजे गिलेटिन है और गिलेटिन है, इसलिए माननीय कृषि मंत्री ये उचित नहीं है। चलिए बोलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों को भी, लगभग 22 माननीय सदस्य बोले हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन सब ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो सकारात्मक सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए हैं, उन पर पूरी गंभीरता से विचार होगा। सदस्य आप लोग अपनी अपनी स्पीच को ले कर दीजिए। माननीय कृषि मंत्री तो जो सकारात्मक सुझाव दिए हैं, उन पर गंभीरता पूर्वक मैं कृषि मंत्री के नाते सदन को आश्वस्त करता हूं कि गंभीरता से विचार करेंगे। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं सोच रहा था कि प्रतिपक्ष के मित्र भी सार्थक चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में संवाद, लोकतंत्र में संवाद, लोकतंत्र में बहस और लोकतंत्र में चर्चा सही अर्थों में लोकतंत्र के प्राण हैं। माननीय सभापति महोदय, तो ठीक नहीं, मैंने सभी माननीय सदस्यों को ध्यान से सुना है। आप अपनी बात कहें। आप अपनी बात कहें। टोकी में तो ठीक से बात ही नहीं कर पाएंगे सभापति। आप उधर देखते हैं, बोलते रहिए। ऐसे में बोलने पड़े, बोलिए, सब ठीक है। माननीय सभापति महोदय, आप बोलिए। माननीय कृषि मंत्री जी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सफाई। आलोचना का सदैव स्वागत, लेकिन सभापति महोदय, क्या आलोचना के लिए केवल आलोचना की जाएगी? क्या आलोचना में कोई तथ्य नहीं होंगे? और क्या अपनी बात कह के सरकार की बात नहीं सुनना चाहेंगे? माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष का यह व्यवहार ठीक नहीं है। मैं एक एक सवाल का उत्तर देना चाहता हूं और यह अधिकार भी है हमारा। यहां कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में तो बोल ही नहीं पाएंगे माननीय सभापति। आपको बोलना होगा। बोलने में मजा नहीं आता। आपको माननीय कृषि मंत्री जी, आप काइंडली ओनली एड्रेस टू द चेयर। आप चेयर को एड्रेस करिए, आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, हमको एड्रेस करिए, सारे सवालों का जवाब दीजिए। आप उधर मत देखिए। ये टोका टोकी में बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं साफ दिल का इंसान हूं। जो कहता हूं दिल से कहता हूं, अंतर आत्मा से कहता हूं। और मुझे आप क्या ये मुझे हनुमान जी कहते हुए- बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी, आप जानते हैं, सभी माननीय सदस्य जानते हैं, और आप वरिष्ठ हैं, आप पहली बार नहीं आए हैं, कि गिलेटिन का टाइम 6 बजे है। सभी बजट के वो समय बदलता नहीं है, वो 6 बजे मुकर्रर है।
और सभी दलों के सदस्य बोल चुके हैं, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य बोल चुके हैं। यह तरीका नहीं है, ऐसे थोड़ी सदन चलता, बिल्कुल नहीं होगा। यह तरीका है क्या? यह तरीका सदन का? आप बोलिए माननीय कृषि मंत्री जी। मुझे लगता है कि ये मेरे उत्तर से घबरा रहे हैं, इसलिए मुझे बोलने नहीं देना चाहते। मैं कांग्रेस सहित सभी प्रतिपक्षी मित्रों से कहना चाहता हूं, किसान कल्याण इनका लक्ष्य कभी नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय संभालने के बाद आप बैठो, ऐसे नहीं, बैठिए बैठिए, हाँ बोले, बैठो बैठो, बैठिए, ऐसे नहीं चलता। माननीय सभापति, माननीय बैठिए महोदय, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठो, व्यवस्था बैठो, बैठिए बैठिए, नो डिबेट नहीं करते, बैठिए, डिबेट नहीं करते। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यगण, एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, सभी को पर्याप्त मौका, पर्याप्त समय मिलता। हमारे पास समय पर्याप्त भी था, पर्याप्त मौका भी था। अब जब समय अपने पास 2 घंटे 3 घंटे बचे, एक मिनट आप सुन, डिबेट नहीं करते, बैठिए, व्यवस्था में समझें, समय बढ़ा सकते थे, आपका आग्रह भी स्वीकार करते, लेकिन 3 दिन पहले 6 बजे का बुलेटिन निकल गया था। जब बुलेटिन की व्यवस्था हो जाती है तो फिर समय नहीं बढ़ाया जाता। मानो राज्यसभा में भी या कोई, मैं आपको मंडे को मौका दूंगा, मंडे को मौका दूंगा आपको। मंडे को जो विषय, जो लोग बैठते हैं, एक मिनट, बैठिए, मैं मंडे को सबको 0 ओवर में मौका दे दूंगा। बजट में बोल लेना आप। 2 मिनट बोल तो लिया था, 4 घंटे के लिए प्लीज बैठिए। नहीं, अब 1 मिनट आप व्यवस्था से सुनेंगे ना, तो आपको बैठिए, डिबेट नहीं करते। 17 मिनट आपको समय था, आपको 26 मिनट समय दिया गया। ठीक, दल को मिलता है, आपको नहीं मिलता। चलो शिवराज जी, उसको भी रखा। माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता था कि विपक्ष कोई सार्थक चर्चा करेगा और किसानों की चिंता उनको होगी, लेकिन पूरी बहस के लिए सुनी मैंने, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई। हम पे आरोप लगाए गए, आरोपों का भी स्वागत है, आलोचना का भी स्वागत है, लेकिन क्या केवल आलोचना के लिए की जाएगी? क्या आलोचना में तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। यह भी कहा गया कि हम लाठियां बरसाना चाहते हैं, किसानों को जबरदस्ती उठाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब के किसान संगठनों से भी चर्चा करने एक बार नहीं 3 बार 3 मंत्री गए। हमने विनम्रतापूर्वक चर्चा की,
कई तथ्यों पर बात हुई, अगली चर्चा की तिथि भी तय हुई। कि मेरे परम मित्र जयप्रकाश जी कह रहे थे, और उसके बाद एक साथी और बोले कि वो तो गई इसलिए थे कि वो जाए आ जाए तो पकड़ के ले जाए। अब आप कौन की दोस्त थी? हमारी दोस्त रही है क्या कभी? लोकसभा चुनाव तक आप के गले में बहियां कौन डालते थे मेरे मित्र? आप और वो साथ साथ थे, और आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने कृषि मंत्रालय संभालने के बाद लाल किले की प्राचीर के सारे प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने। मैं ये जानना चाहता था कि किसानों को और खेती के बारे में किस प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बातें कही है। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन किसानों के मामले में 49 से लेके 63 तक केवल 3 बार बोले, बाकी वर्षों में नाम ही कभी किसान का नहीं लिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, किसान की चर्चा होती तो लाल किले की प्राचीर से नाम लेते, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 6 बार, 2015 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 20 बार, 2018 में 17 बार, 2019 में 17 बार, 2020 में 17 बार किसान 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 का नाम लिया। किसान का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में है, भारतीय जनता पार्टी के खून में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लाठियों की बात नहीं करें, नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लाठी गोली की बात कर रहे तो सुन लें। बिहार 1986 में कांग्रेस की सरकार थी। एक आंदोलन के दौरान किसानों पे गोलीबारी हुई, 23 किसानों की मृत्यु हुई। नई दिल्ली 1988 सरकार कांग्रेस की थी। 31 अक्टूबर 1988 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। अपनी मांगों को लेकर किसान जनपद पर धरना दे रहे थे। कार्यक्रम खराब नहीं हो जाए इसलिए लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई। 2 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। हमसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश साल 1988 मेरठ एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। गोलीबारी हुई 5 किसान में पूरी सूची दे सकता हूं, और इसलिए ऐसे तथ्य रखने का प्रयास न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्नदाता, और अन्नदाता होता है जीवन दाता। मैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण को प्रकट करता हूं। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और तथ्य बताते हैं। आप बजट की बात कर रहे थे, ये बजट मेरे पास रखा हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। 10 साल 2004 से 2014 का बजट देख लीजिए। 2004-05 में कितना प्रावधान था बजट में? 4,767 करोड़ रुपया, फिर 6,531 करोड़ रुपया। कुल मिला के 10 साल में जो कांग्रेस ने 10 बजट प्रस्तुत किए थे, उनमें कुल बजट खर्च किया था, बजट का प्रावधान था 1,51,277 करोड़ रुपया। और ये एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे कहते हुए गर्व है, आपने 1,51,000 करोड़ खर्चा किए थे, हमने 10,756 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। और ये तो केवल कृषि का बजट है। एलाइड सेक्टर और देख लें, इसमें ये मेरे पास प्रमाणित आंकड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सबको सुना है।
अब जवाब देने का अधिकार तो मेरा है, और इसलिए कृपया करके सुन लें। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आपने 10 साल में खर्च किए 15,544 करोड़ रुपया, हमने किए 43,425 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आंकड़े, परसेंटेज की बात हो रही थी। सच सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। 13 और 14 में आपने बजट प्रस्तुत किया था, उसमें केवल 1.66% कृषि पर प्रावधान आपने किया था। आप हमारी बात करते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये नहीं चलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और बाकी फिशरीज, ये सारे बजट अगर मिला लें तो कांग्रेस से कई गुना ज्यादा राशि यूपीए की सरकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने खर्च करने का काम किया है। और हमारी प्रतिबद्धता है माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रतिबद्धता है माननीय अध्यक्ष महोदय। अब आप सुन तो लें माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर लीडर विजनरी हो, जनसेवा और देश की सेवा लक्ष्य हो, और उस लक्ष्य की पूर्ति का संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा करने के लिए रोड मैप बनाया जाए, और उस रोड मैप पे दिनों रात परिश्रम करके चला जाए तो चमत्कार होता है। और ये चमत्कार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे उत्पादन में, मैं मोदी सूत्र आपको बताता हूं। ये भारत है, आज का भारत, नया भारत। एक जमाना था तब हम अमेरिका का PL 480 जैसा गेहूं खाने को विवश थे, लेकिन आज अन्न के भंडार भरे हुए, और 80 करोड़ भारतवासियों को, यूरोप की कुल आबादी है 50 करोड़, अमेरिका की आबादी 30 करोड़, कुल दोनों मिला के यूरोप और अमेरिका होते 80 करोड़ के। अकेले 80 करोड़ को नरेंद्र मोदी जी फ्री में गेहूं और चावल दे रहे हैं। मैं किसानों को प्रणाम करता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लगातार उत्पादन बढ़ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। आप प्रोडक्शन देख लीजिए, ये मोदी जी की नीतियां हैं, प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन माननीय अध्यक्ष महोदय 265.05 मिलियन टन था 13-14 में, ये बढ़ के अब 330.92 मिलियन टन हो गया है। और हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन माननीय अध्यक्ष महोदय 277 मिलियन टन से बढ़ के 362.08 मिलियन टन हो गया है। आप गेहूं देख लीजिए, आप चावल देख लीजिए, आप ज्वार देख लीजिए। लगातार अन्न का उत्पादन, फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। और केवल उत्पादन नहीं, उत्पादकता भी बढ़ रही है। गेहूं पहले जब 13-14 तक यूपीए की सरकार थी 2416 किलो प्रति हेक्टेयर होता था, अब बढ़ के 2859 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है। गेहूं 3145 से 3540 तक, एक आंकड़ा है मेरे पास। ये उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ भी रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोची समझी रणनीति है, मोदी सूत्र है। अगर किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाना है, और प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा किसान अन्नदाता है, उनका विकास ही देश का विकास है। प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों की समृद्धि से ही गांव की समृद्धि होगी, और गांव की समृद्धि से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और जब किसान मजबूत होगा तो भारत समृद्ध होगा। उससे किसान को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने का काम हो रहा है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नहीं अनेकों प्रयास किए गए। नई किस्में बीज की पिछले 10 सालों में 2900 नई किस्में बीजों की जारी की गई है। 2900 नई किस्में। ये बीज जलवायु अनुकूल है, ये बीज रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं, इनमें से कई बायोफोर्टिफाइड है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल ये बीज नहीं,
अभी जल शक्ति विभाग के बजट पे यहां चर्चा हो रही थी। ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि उन्होंने तय किया पानी के बिना खेती में उत्पादन नहीं बढ़ेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और इसलिए सिंचाई की व्यवस्था, रिवर लिंकिंग प्रोग्राम, अटल जी के नदी जोड़ों के संकल्प को पूरा करने का काम भी किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पानी का उपयोग कैसे होना चाहिए? पानी का उपयोग और पानी का बेहतर उपयोग, इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप की कल्पना भी भारत में पहले नहीं हुई। ये कल्पना भी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। एक एक बूंद से अधिक उत्पादन और सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जब तक यूपीए की सरकार थी, प्रतिपक्षी सरकार थी, वो गहराई में कभी किसान और खेती के मामले में गई नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को ये पता ही नहीं होता था कि वो जिस खेत में खेती कर रहे हैं उस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से पोषक तत्व नहीं है। ये तो तब पता होता है जब दिल में गहराई से तड़प होती है किसानों की हालत ठीक करने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनने कभी खेत नहीं देखे, खेत की गलियां नहीं देखी, गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, जिनको पता नहीं कि मिर्ची ऐसे लगती कि ऐसे लगती है, वो खेती किसानी की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने तय किया हर किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाया जाएगा और सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना बनाई। और सॉइल हेल्थ कार्ड 2023-22 में 42 लाख जारी किए गए, 23-24 में 40 लाख जारी किए गए, 24-25 में 36 लाख जारी किए गए। आपने तो ये तक नहीं बताया कि मिट्टी में क्या है। अब आदमी में पहले से ही कैल्शियम और रोज कैल्शियम की गोली दो तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया क्या? आज प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया, तब उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात भी हो रही थी कि कृषि में निवेश के लिए पैसा कहां है। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राउंड लेवल क्रेडिट 14-15 तक केवल 8,45,000 करोड़ थी, जिसको बढ़ा के मोदी जी के नेतृत्व में 23-24 में 25,49,000 करोड़ कर दी गई। ये निवेश खेती में हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्पकालिक ऋण जो पहले 6.35 लाख करोड़ था, वो बढ़ के 15.08 लाख करोड़ हो गया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, छोटे किसान, सीमांत किसान, पहले केवल उनकी हिस्सेदारी ऋण खातों में 58% थी, वो बढ़ के 76.45% हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसानों का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ेगी। बंगाल के माननीय सदस्य कह रही थी ट्रैक्टर नहीं है किसान के पास, फलानी चीज नहीं किसान के पास। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के अंतर्गत कृषि यंत्रों की व्यवस्था छोटे किसानों को भी सब्सिडी पर हो जाए, इसका प्रबंध किया गया। और 18,16,221 छोटे बड़े मशीनें किसानों को प्रदान करने का काम हुआ है। मैकेनाइजेशन के काम में भी लगातार चिंता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उत्पादन की लागत घटाने का काम भी हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ खेती के जोत के आकार छोटे छोटे हैं। लघु किसान, सीमांत किसान, छोटे किसान, उनके पास निवेश के उतने पैसे नहीं होते थे। कांग्रेस ने भी बात की थी माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने भी 2009 के अपने घोषणा पत्र में कई तरह के वादे किए थे। प्रत्यक्ष सहायता दी जाएगी, इसका अनुमान लगाएंगे। ये अनुमान लगाते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना। बड़ी बात हो रही थी, 60,000 करोड़ के कर्जा माफ किए गए, 60 साल में 60,000 करोड़। लेकिन अकेले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में सीधे पहुंचाएगा। 3,68,000 करोड़ रुपया
सीधे अकाउंट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हुए थे जो कहते थे मैं क्या करूं, 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते। सेम। लेकिन मोदी जी मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, मजबूत प्रधानमंत्री है। 1 रुपया डालते हैं तो सीधे 1 रुपया ही पहुंचता है। 6000 डालते तो 6000 ही पहुंचते हैं, और पहुंचते भी डीबीटी के माध्यम से ऐसे कि इधर क्लिक किया और उधर पैसे पहुंच गए। बिहार के मित्र बैठे अभी भागलपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरिराज जी आप भी मंच पे थे, हम लोग मंच पे बैठे, प्रधानमंत्री जी ने क्लिक किया और वह मोबाइल के साथ कर रहे थे, आ गया। ये चमत्कार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदलने का काम किया है, और केवल इतना ही नहीं, उत्पादन की लागत घटाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर पर मैं सब्सिडी की बात करना चाहता हूं। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी थी, बड़ी बात कर रहे थे, खाद महंगा हो गया, खाद की कीमत बढ़ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 13-14 तक फर्टिलाइजर की सब्सिडी कुल थी 71,280 करोड़, वो बढ़ते 2022-23 तक हो गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, आपकी सरकार थी 71,280 करोड़, और मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो 2,54,799 करोड़ रुपया उर्वरक सब्सिडी। और मैं बताना चाहता हूं, आप माननीय अध्यक्ष महोदय खाद की कीमत के बारे में बात कर रहे थे, अब मैं बताना चाहता हूं, धैर्यपूर्वक सुन लें। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 2010-11 में डीएपी का बैग 507 रुपया में मिलता था, 507 रुपया प्रति बोरी। यूपीए की सरकार थी, 2011 में इन्हें बढ़ा के कर दिया 887.46 रुपया। कौन ने बढ़ाया? हमने नहीं बढ़ाया, यूपीए की सरकार ने बढ़ाया। और 2012-13 में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे देश के किसान सुन ले, ये यूपीए की सरकार थी जिसने बढ़ा के कर दी डीएपी की बोरी 1315 रुपया। कौन ने खाद की कीमत बढ़ाई? क्या खाद की कीमत हमने बढ़ाई? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि खाद की कीमत नहीं बढ़ेगी। किसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें चाहे कितनी भी बढ़ जाए, और ये मंत्रिमंडल के अनेकों मेरे मित्र बैठे, हमने एक बार नहीं 3 बार स्पेशल पैकेज किसान को दिए। हम डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में ही देंगे, 1 नया पैसा किसान का नहीं बढ़ने देंगे। ये कौन ने किया? आप बढ़ाते थे, हमने तय किया नहीं बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़ा है, ये हर साल कीमत बढ़ाने वाले हमसे बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1350 रुपया प्रति बैग और 266 रुपया में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 266 रुपया में यूरिया का एक बैग अगर किसान को कोई दे रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। 1 पैसा हमने नहीं बढ़ने दिया, और इसीलिए उर्वरक पर सब्सिडी लगातार बढ़ती चली गई। जैसे मैंने कहा कि 2,54,000 करोड़ रुपया तक एक साल में सब्सिडी देने का काम किया है, और ये मोदी जी का वचन है, कमिटमेंट है कि हम किसान को महंगी खाद नहीं खरीदने देंगे किसी भी कीमत पर। हमने उत्पादन की लागत घटाने के लिए कदम उठाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बनी किसानों के लिए। बुढ़ापे का सहारा ये योजना बन रही है ताकि 3,000 रुपया महीना उनको हर महीने बुढ़ापे के बाद पेंशन मिल सके। 10,000 किसान उत्पादक संगठन बने, और उन एफपीओज में से कई बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। समय के अभाव में उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। इनाम नाम की हमने व्यवस्था की, कृषि बाजार की, ताकि एक स्थान पर बैठे बैठे किसान ये पता कर ले कि दूसरे शहर में चीजों के दाम कितने हैं,
और वो ऑनलाइन ही अपना व्यापार कर सके और ठीक दाम लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं बात हो रही थी एमएसपी की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, मैं इस पे भी चर्चा करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस किस्मों से बात करती है 50% प्रॉफिट। जब स्वामीनाथन आयोग ने ये बात, स्वामीनाथन कमेटी ने ये बात कही, तो मेरे पास नोट है माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कैबिनेट नोट, और एफिडेविट दिया इनने, और ये कहा कि किसी भी कीमत पर 50% लागत पर मुनाफा जोड़ के एमएसपी नहीं दी जा सकती। उस समय के एक एक नहीं 3 मंत्रियों ने, कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय श्रीमान शरद पवार जी, केबी थॉमस जी, हर एक के जवाब सदन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट नोट में यह कहा जाता है 2010 में यूपीए की सरकार ने काउंटर प्रोडक्टिविटी का हवाला देते हुए स्वामीनाथन आयोग की इस प्रमुख सिफारिश को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि यह बाजार को विकृत कर देगा, बाजार को विकृत कर देगा, किसान को पैसा मिलेगा तो बाजार विकृत हो जाएगा। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, लागत पर 50% मुनाफा देके 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये चमत्कार किया कि लागत पर 50% मुनाफा घोषित करके ही एमएसपी दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यूपीए का और कांग्रेस का सच उजागर करना चाहता हूं। मंत्री जी एक मिनट, आरोप एक मिनट। जयप्रकाश जी, ये सदन है, हर विषय पर आपने बोल लिया ना अपना भाषण। नो, गलत तरीका है आपका, नो, ये गलत तरीका आपका। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सच है वो मैं कहूंगा, विनम्रता के साथ कहूंगा, लेकिन दृढ़ता पूर्वक कहूंगा। आज मैं सच को उजागर करना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, धान पर एमएसपी A2+FL लागत थी 961 रुपया और इन्हें घोषित की 1310 रुपया, केवल 36% मुनाफा मिला। ज्वार पे केवल 18%, रागी पे केवल 12%, मूंग पे केवल 19%, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कम से कम 50% लागत पर जोड़ के लाभकारी मूल्य देने का काम करती है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीदी की बात भी ये देख लें, खरीदी पर काफी बात हुई अभी, कौन ने कितना खरीदा ये आंकड़े गवाह हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक फसल की एमएसपी पढ़ के आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरे पास सरकारी खरीद के, आप कहते एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही, कौन ने खरीदी की? माननीय अध्यक्ष महोदय, धान 2004 से 14 तक खरीदी गई केवल 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन, और हमने खरीदी 75 करोड़ 74 लाख मीट्रिक टन। ये मोदी सरकार ने खरीदने का काम किया। गेहूं इनने खरीदे 22 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन, हमने खरीदे 30 करोड़ 57 लाख मीट्रिक टन। और दलहन की बात की जा रही थी अभी, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 6,29,000 मीट्रिक टन दलहन 4 से 14 तक खरीदी गई। और मुझे बताते हुए गर्व है, 1 करोड़ 72 लाख मीट्रिक टन अगर दलहन खरीदा तो इस सरकार ने खरीदने का काम किया। तिलहन आपने 47 लाख मीट्रिक टन खरीदा, हमने 1 करोड़ 21 लाख मीट्रिक टन खरीदा। वाणिज्यिक फसलें आपने 45 लाख मीट्रिक टन खरीदी, हमने 63 लाख 81 हजार मीट्रिक टन खरीदी। और ओवरऑल अगर देखें तो 69 करोड़ 87 लाख मीट्रिक टन आपने खरीदी, 110 करोड़ 40 लाख मीट्रिक टन मोदी जी की सरकार ने खरीदने का चमत्कार किया है। और इसको अगर रुपयों में परिवर्तित करें तो 10 साल में आपने खरीदी की धान की 4,44,000 करोड़ की, हमने 14,08,000 करोड़ की खरीदी। अध्यक्ष महोदय, गेहूं 2,56,000 आपने खरीदा, हमने 5,65,000 करोड़ का खरीदा। आपने 1,900 करोड़ का दलहन खरीदा, हमने 93,000 करोड़ का खरीदा। आपने 9,000 करोड़ का तिलहन खरीदा, हमने 62,000 करोड़ का खरीदा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े गवाह हैं,
ओवरऑल 7,41,000 करोड़ की खरीदी आपके 10 साल में हुई, लेकिन हमने 22,38,000 करोड़ की खरीदी करके दिखाई है। कौन खरीदता, मैं पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी पर भी अगर ठीक दाम देने का और खरीदने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और केवल इतने नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त भी किसान को ठीक दाम मिले, इसलिए हमने पीएम आशा योजना बनाई। पीएम आशा योजना, और पीएम आशा योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तय किया कि हमारी जो दलहन और तिलहन की फसलें, अनुसूचित दलहन की फसलें, तिलहन की फसलें, खोपरा की फसलें, पहले तिलहन की कितनी फसलें खरीदी जाती थी, अभी महाराष्ट्र की बात हो रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में पहली बार 19 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सोयाबीन खरीदने का चमत्कार किया है। तो इस सरकार ने किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। और केवल महाराष्ट्र में नहीं किया, हमने कर्नाटक में भी खरीदा है, कर्नाटक में भी सोयाबीन खरीदा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 लाख मीट्रिक टन मूंगफली अगर खरीदी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खरीदी है पीएम आशा योजना के अंतर्गत। और माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी राज्य हो, हमने भेदभाव नहीं किया। अगर कर्नाटक ने कहा कि खरीदी की समय सीमा हमारे लिए बढ़ाएं तो हमने कर्नाटक के लिए भी बढ़ाई। अगर महाराष्ट्र ने कहा तो महाराष्ट्र के लिए भी बढ़ाई। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान को लाभकारी मूल्य देने में, एमएसपी देने में मेरी सरकार, मोदी जी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सुनना चाहिए। मैंने जो बताया है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो कहता हूं सच ही कहता हूं, सच के सिवाय कुछ नहीं कहता। ये आंकड़ों के साथ मैं बता रहा हूं, यह खरीदा गया है। और इसके बाद आप प्याज की बात कर रहे थे, पूरे देश में मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश में पहली बार 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदने का काम मोदी सरकार ने किया है। पहले कभी इनकी सरकार में खरीदी गई थी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, टमाटर, प्याज और आलू जैसी चीजें जो जल्दी खराब होती है, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बाजार हस्तक्षेप योजना बनाई पीएम आशा के तहत, और यह तय किया कि अगर इन फसलों के बाजार भाव 10% से ज्यादा गिर जाते हैं तो हम बाजार में हस्तक्षेप करेंगे और कुल जो उत्पादन है उसका 25% खरीदने के तत्काल फैसला करेंगे। राज्य जो घाटा होगा, राज्य और केंद्र 50-50% के आधार पर उसको 50-50% के आधार पर उसको सहन करने का, बहन करने का काम करेगा। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, टमाटर, आलू, प्याज, ये लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य कृषि का विषय है और ये हम खरीदते हैं तो राज्यों के माध्यम से ही खरीदते हैं। राज्य सरकारें हमको लिखती है और अनुमति मांगती है तो केंद्र सरकार अनुमति देती है, और हम ये अनुमति देने में ठीक दाम के लिए कोई कोताही नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये भी तय किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं आज भी टमाटर की खेती करता हूं। मेरे मित्र, भाव पूछने की बात मुझसे मत करो, खालिस किसान हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बीच में, और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मिर्ची के दाम, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हरी मिर्च के दाम आंध्र में कम हो गए। मुख्यमंत्री जी आए, हमने चर्चा की और फिर यह तय किया कि 11,781 रुपया प्रति क्विंटल मिर्च खरीदने का काम किया जाएगा, और उससे बाजार भी स्थिर हुआ। 12,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर वह दाम चले गए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं
कि जब जब जरूरत पड़ती है माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक और फैसला किया। एक बात अभी आई थी और मैं उस पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करना चाहता हूं, अगर वास्तव में आप किसानों के हित चाहते हैं तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम देखते हैं कई बार कि किसान को अपने गांव में, अपने आसपास के शहर में दाम ठीक नहीं मिलते हैं, लेकिन वही उत्पादन अगर बड़े शहरों में चला जाता है तो महंगा बिकता है। और इसलिए हमने तय किया, बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत एक नई योजना अभी अभी बनाई, जिसमें हमने तय किया कि अगर किसान नेफेड या राज्य की एजेंसी के माध्यम से अपने ऐसे उत्पाद को मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में ले जाना चाहेगा तो परिवहन के लिए जो लागत आएगी वो पूरी की पूरी केंद्र सरकार वहन करने का काम करेगी। और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को इसकी मंजूरी देने का काम भी किया है। ये फैसला अभी कुछ दिनों पहले माननीय अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने किया है। अब माननीय अध्यक्ष जी, ये तो फेयर नहीं है, बात पूरी सुननी चाहिए। मैं भी चिंतित हूं कि खेत की कीमत में, गांव में जो कीमत मिलती है उसमें, और आपने भी कहा है कि जो उपभोक्ता को मिलती है उस कीमत में अंतर कम होना चाहिए। किसान को ठीक दाम मिलना चाहिए, उपभोक्ता को भी कुछ सस्ता मिलना चाहिए, और बीच में जो बिचौलिए हैं उनको कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस काम में हम निरंतर लगे हुए हैं, और आप भी कोई सकारात्मक सुझाव देंगे तो उन सुझावों को भी विचार करके अगर लागू करने के लायक होगा तो निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय विचार करके हम उस पर फैसला करने का काम करेंगे। पिछले दिनों माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान के कुछ उत्पादनों के दाम घटे, जैसे सोयाबीन के दाम घटे, सरकार ने तत्काल फैसला किया। मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बधाई देना चाहूंगा, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी है और उस कमेटी ने फैसला किया कि जो खाद्य तेल है उसका आयात होता था 0% ड्यूटी पे होता था, उसको बढ़ा के 20% और इफेक्टिवली 27.5% कर दिया गया, ताकि हम अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने का काम कर पाए। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने फैसला किया अमित जी की अध्यक्षता में जो कमेटी, उसने कि प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन खोला जाए और 40% से घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की जाए, ताकि प्याज के उत्पादक किसानों को ठीक दाम मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, चावल के एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी, हमने उस मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को भी हर प्रकार के चावल के ऊपर से हटाने का काम किया, ताकि चावल के रेट भी हमारे किसानों को ठीक निर्यात होने के कारण मिल सके। अभी अभी हमने फैसला किया, मसूर जो दलहनों में आती है और कई राज्यों में होती है, अभी वो 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर आती थी, हमने फैसला किया कि उस पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि मसूर के दाम कम ना हो। और आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तुअर हो, मसूर हो, उड़द हो, किसान जितनी भी ये दाल पैदा करेगा वो रजिस्ट्रेशन करवाए, 100% खरीदी करेंगे, 100%, एक दाना नहीं छोड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 100% खरीदी करने का काम करेंगे, ताकि किसान को दलहन के रेट भी ठीक मिल सके। इसलिए हमने ये फैसला किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के पक्ष में हमने सदैव आयात और निर्यात नीति बनाने का फैसला और नीति बदलने का काम किया है। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा एक और महत्वपूर्ण काम, जिसके बारे में चर्चा भी हो रही, किसानों को अगर नुकसान हो जाए तो वो बर्बाद और तबाह हो जाता है। एक साल अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो 3 साल वो पनपता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने फैसला, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। यहां से बात उठाई जा रही थी कि फसल बीमा योजना कब बनी, ये फसल बीमा योजना कब बनी। मैं अंतर बताना चाहता हूं मेरे प्रतिपक्ष के मित्रों और पूरे देश को भी बताना चाहता हूं। हाँ, प्रधानमंत्री फसल योजना पहले भी थी, लेकिन पहले कैसी प्रधानमंत्री फसल योजना नहीं, फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन पहले कैसी फसल बीमा योजना थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले फसल बीमा योजना में इकाई होती थी, जब आपकी सरकार थी फसल बीमा योजना की इकाई होती थी ब्लॉक, और ब्लॉक
के इकाई होने का मतलब क्या है? ब्लॉक के इकाई होने का मतलब यह था कि 5 गांव में फसल खराब हो गई, हम क्लेम नहीं देंगे। 10 गांव में फसल खराब हो गई, क्लेम नहीं दिया जाएगा। जब पूरे ब्लॉक में फसल खराब हो जाए तभी हम क्लेम देंगे। इसका मतलब ये कि एक गांव के किसानों की फसल खराब हो जाए, 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो जाए तो वह भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी फसल खराब कर दो, तभी मुझे बीमा का क्लेम मिलेगा। यह योजना थी आपकी। हमने इसमें परिवर्तन किया और यह तय कर दिया कि फसल बीमा योजना की इकाई ब्लॉक नहीं होगी, गांव होगा, ग्राम पंचायत होगी। अगर एक भी गांव में फसल खराब होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी गांव में फसल खराब होगी, हम क्लेम देंगे। ये मोदी सरकार का फैसला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर भी आ रहा हूं, आप चिंता मत करो। जब इनके समय यूपीए की सरकार थी तब माननीय अध्यक्ष महोदय केवल बैंकों के जो ऋण होते थे उनका बीमा होता था, अनिवार्य उनके लिए, कराना नहीं पड़ेगा, प्रीमियम काट लिया जाता था। लेकिन मोदी जी ने फैसला किया कि ये योजना स्वैच्छिक होगी, कराना हो तो कराओ, नहीं कराना हो तो मत कराओ। ये ऋणी के लिए भी होगी और ये गैर ऋणी अलोनी जो किसान है उसके लिए भी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें और परिवर्तन किए। पहले स्थानीय आपदा का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं था। स्थानीय आपदा में एक किसान की फसल खराब हो जाए, कोई क्लेम का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इस सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्थानीय आपदा का प्रावधान करके ये तय कर दिया कि एक भी किसान की फसल अगर खराब होगी तो क्षति की पूर्ति की जाएगी, उसको क्लेम दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय नुकसान का आकलन, नुकसान की गणना परंपरागत तरीके से की जाती थी। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में अगर लगे लोग गड़बड़ करना चाहे तो गड़बड़ करते थे, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया और सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसलों के नुकसान का आकलन प्रारंभ किया, ताकि तकनीकी के इस्तेमाल के कारण किसी किसान के साथ अन्याय ना हो। और इन्हीं परिवर्तनों का ये प्रभाव है माननीय अध्यक्ष महोदय कि 2004 से 2014 तक केवल आवेदन 22,71,000 आए थे और अब माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय ऋणी आवेदन केवल 2,271 लाख थे, लेकिन अब है 5,978 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, गैर ऋणी उस समय आते थे आवेदन केवल 120 लाख, अब आते हैं, पिछले साल आए 2,616 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल किसान आवेदन उस समय आते थे 2,391 लाख, अब आए हैं 8,564 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, और सकल बीमित राशि जो उस समय होती थी 4,14,525 करोड़, अब बढ़ के हो गई 21,83,209 करोड़। और मिला कितना? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 से 2013 तक प्रीमियम किसानों ने जमा किया 11,354 करोड़, उसके बदले मिले 37,000 करोड़। और जब हमारी सरकार आई 14 साल में, एनडीए की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में 41,593 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ और किसानों को मिले, किसानों का प्रीमियम, और किसानों को मिले 2,03,357 करोड़, 500% ज्यादा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि फसल बीमा योजना लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बन गई है। महाराष्ट्र के मित्रों ने यह कहा कि फसल बीमा योजना में कहीं गड़बड़ हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लगभग 2 लाख आवेदन निरस्त किए हैं जो फर्जी पाए गए थे। और मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे मित्र सांसद ने कहा था कि नाम सहित वो कोई सूची देंगे, वो सूची दे दें। अगर गड़बड़ हुई होगी तो गड़बड़ करने वाली बीमा कंपनी हो या कोई और हो, किसी भी कीमत पर छोड़ी नहीं जाएगी।
किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों के निपटान में विलंब होता था। मैं उसके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। कई बार बीमा कंपनी देर करती थी, कई बार विलंब इसलिए भी होता था कि राज्य अपना अंश ठीक से नहीं देता था, समय पर नहीं देता था, और इसलिए हमने एक फैसला किया कि राज्य अपना अंश दे ना दे, केंद्र सरकार देर भले लगे, लेकिन केंद्र सरकार का अंश हम तुरंत जारी करके उतने पैसे सीधे किसान के खाते में डाल देंगे। और सभी औपचारिकताएं अगर पूरी हो गई होगी और बीमा कंपनी क्लेम देने में अगर देर करेगी तो 12% ब्याज बीमा कंपनी को किसान को देने का काम करना पड़ेगा, ताकि विलंब भी अगर कहीं हो तो माननीय अध्यक्ष महोदय उसका खामियाजा किसान को ना भुगतना पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही अभी बात हुई थी, हमारे किसी सांसद मित्र ने कहा था कि कई बार वेयर हाउस ना होने के कारण, कोल्ड स्टोरेज ना होने के कारण, राइपनिंग चैम्बर ना होने के कारण किसान की फसलें खराब हो जाती है और कटाई के बाद का नुकसान बहुत होता है। ये मोदी विजन ही है जिसमें तय किया 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना निधि का, AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय 30/11/2024 तक AIF के तहत 85,314 परियोजनाओं के लिए 51,783 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और इन स्वीकृत परियोजनाओं से लगभग 85,208 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया गया है। और AIF के तहत प्रमुख स्वीकृत परियोजनाओं में 22,627 कस्टम हायरिंग सेंटर, 17,699 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 14,201 गोदाम, 3,282 छांटने और ग्रेडिंग की इकाइयां और 2,044 कोल्ड स्टोर परियोजनाएं, लगभग 25,461 अन्य प्रकार की बाद की फसल प्रबंधन परियोजनाएं बनाई गई है, जिसका फायदा माननीय सभापति महोदय किसान को मिलेगा। लेकिन केवल इतने नहीं, माननीय सभापति महोदय, लैब से लैंड तक और विज्ञान से किसान तक कैसे सीधे हमारे जितने भी हमारे अलग अलग शोध होते हैं उनका लाभ मिले, इसलिए हमने एक पहल की है, आधुनिक कृषि चौपाल की। हर महीने में एक बार किसान और वैज्ञानिक बैठेंगे और वो DD किसान के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा कि कौन सा वैज्ञानिकों ने नए बीज की किस्में ईजाद की है या अलग अलग कौन सी नए शोध किए हैं, उनका लाभ तत्काल किसान को मिल सके, ताकि हम लैब टू लैंड जोड़ने का काम कर सकें, किसान और विज्ञान को जोड़ने का काम कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजिटल कृषि मिशन ये मोदी जी के विजन का प्रतीक है। समय की सीमा है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन डिजिटल क्रांति का लाभ उठाने के लिए और डिजिटल क्रांति का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने इस मिशन की शुरुआत की है। और इस मिशन के अंतर्गत सभी किसानों को एक डिजिटल किसान पहचान पत्र दिया जाएगा। किसान की पहचान, किसान ID अब अलग से बनेगा माननीय सभापति महोदय। और इसका लाभ किसानों तक, लाभ और सेवाओं तक पहुंचने के लिए स्वयं के रूप में स्वयं को डिजिटल रूप से पहचान वो प्रमाणित कर पाएगा और बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। उन्हें अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। पहले फसल ऋण प्राप्त करने के लिए कागजी कार्रवाई में ही महीनों निकल जाते थे, अब 15 से, और अब आधे घंटे के बाद किसान रजिस्ट्री बनने के बाद वो फसल का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी कागज के फार्मर ID बताकर अपनी बोई गई फसल का ब्यौरा साझा कर सकते हैं, जिससे FCI आसानी से उनकी फसल खरीद सकती है। एक नहीं, अनेकों लाभ इस डिजिटल कृषि मिशन के कारण किसानों को होंगे। समय की सीमा के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। अभी एक मित्र ने बेगूसराय के मक्का
अनुसंधान केंद्र को ये कहा कि वो बदला जा रहा है। अब भ्रम फैलाने में तो कुछ प्रतिपक्षी मित्र मास्टर है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में जो मक्का का अनुसंधान केंद्र है वो बेगूसराय बिहार में ही रहेगा, वो नहीं बदला जाएगा। कर्नाटक के लिए हम अलग से संस्थान खोलने का काम करेंगे। ये मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, हम छीनते नहीं है, नया खोलने का काम करते हैं। और ऐसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नए बजट में सबसे बड़ी एक बात जो है, प्राकृतिक खेती के मिशन को स्वीकृत किया गया है। मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वो केवल आज की नहीं सोचते, कल की भी सोचते हैं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की भी सोचते हैं। आने वाले समय में धरती कैसे पीढ़ियों के लिए उपयोगी बन पाएगी, इसका भी विचार करते हैं। और इसलिए प्राकृतिक खेती मिशन जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर की खेती होगी, और ये संभव है माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सही ढंग से प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन घटेगा नहीं, कई मामलों में उत्पादन बढ़ सकता है। मोदी जी की ये पहल धरती को बचाएगी केमिकल फर्टिलाइजर के प्रभाव के कारण जो धरती का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और आज हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, उससे बचाने की पहल की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में ये मोदी विजन ही है, पीएम धन धान्य कृषि योजना बनी है। हम देखते हैं कि देश के अनेक राज्यों में उत्पादन बहुत ज्यादा है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां उत्पादन कम है। जब राज्यों में भी हम देखते हैं, कुछ राज्यों के कुछ जिलों में उत्पादन बहुत कम है, और इसलिए उत्पादकता, सिंचाई, क्रेडिट एक्सेस और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए 100 एस्पिरेशनल कृषि जिलों पर ध्यान केंद्रित पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत करेंगे और 1 करोड़ 7 लाख किसानों को उसका लाभ होगा। बिहार के लोगों ने बात की थी तो बिहार को भी निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी अनेकों पहले दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन, फलों और सब्जियों के लिए व्यापक कार्यक्रम, राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन, कपास उत्पादकता मिशन, ये भी बनाने का ये भी घोषणाएं इस बजट में की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की सीमा के कारण मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भारत की कृषि की जो विकास दर है वो लगभग 5% के आसपास है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। और उसके लिए मैं राजीव रंजन सिंह जी को बधाई दूंगा। एनिमल हस्बेंड्री और मत्स्य पालन के मामले में, सहकारिता के क्षेत्र में जो बेहतर काम हो रहा है, मैं गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी को बधाई दूंगा। 5% एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की ग्रोथ अपने आप में एक विश्व में चमत्कार है। ये 2-3% से ज्यादा नहीं होती। ये भी मोदी जी के मिशन का ही, उनके विजन का ही परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में, चूंकि आपने कहा कि 5:55 पर मुझे समाप्त करना होगा, मैं सदन को फिर से अवगत कराना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण हमारे लिए सबसे प्रथम है। किसानों की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि किसान आत्मा है खेती की, वो जीवन दाता है, अन्नदाता है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तीसरे कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, एक विजन दिया है, और विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती यह हमारा लक्ष्य है। इसी विजन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत केवल भारत के लिए नहीं है। आज हम अपना पेट तो भरते हैं, लेकिन भारत आज दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं को भी पूरी करता है। भारत आज विश्व बंधु है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत ने तो आज नहीं, हजारों साल पहले कहा जियो और जीने दो। ये हम ही हैं जिनके ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। सारी दुनिया को परिवार मानने वाला भारत का लक्ष्य है कि हम कृषि सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
प्रतिस्पर्धात्मक तो बनाएंगे ही, लेकिन दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बनाएंगे। आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा चावल लगभग 50,000 करोड़ का बासमती चावल हम निर्यात कर रहे हैं, और अमेरिका हो या कनाडा हो, बिना भारत के बासमती के काम चलता नहीं है। एमपी बीट की गूंज आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में सुनाई देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने इस समय जो चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हम लोगों ने कुछ विशेष योजनाएं बनाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की खाद्य तेलों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता है, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव और विदेशी मुद्रा आउटफ्लो होता है। निर्भरता को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उपयुक्त कृषि जलवायु क्षेत्रों में तिलहन की खेती का हम विस्तार करेंगे। उच्च उपज, जलवायु अनुकूल बीज की किस्मों को बढ़ावा देंगे। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित खरीद करेंगे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, दलहनों के लिए भी इसी तरह से लगातार हमारे प्रयास चल रहे हैं। 6 साल का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है, जिसमें हमने तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित किया है। नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा उच्च खरीद और किसानों को स्थिर मूल्य प्रदान करने की हमारी गारंटी है। प्रोटीन सामग्री और सूखा प्रतिरोध बढ़ाने के लिए अनुसंधान संचालित बीजों का विकास किया जाएगा। दलहन उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा। और दूसरे माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती में हम वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को अपनाने का काम करेंगे। जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मौसम पैटर्न और मिट्टी का क्षरण किसानों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हम इस पर पहले से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च जलवायु अनुकूल फसलें जो सूखे, बाढ़ और तापमान में उतार चढ़ाव का सामना कर सकती है, उनकी हम किस्में तैयार करने का प्रयास करेंगे। उच्च उपज, कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों के लिए आईसीआर के नेतृत्व वाला अनुसंधान कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई, रिमोट सेंसिंग, एलओटी का उपयोग करके हम सटीक खेती तकनीकी, बेहतर संसाधन उपयोग और कम लागत के साथ उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करने का काम करेंगे। कृषि मशीनीकरण का विस्तार भी हमारा लक्ष्य है। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है, और अब हम निम्नलिखित को बढ़ावा दे रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से छिड़काव और निगरानी के लिए ड्रोन, और पानी के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए न कम हो न ज्यादा हो स्वचालित सिंचाई प्रणाली। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य है कृषि निर्यात को बढ़ाना, भारत को विश्व खाद्य बास्केट बनाना। भारत पहले से ही माननीय अध्यक्ष महोदय चावल, चीनी और मसालों के शीर्ष वैश्विक निर्यातकों में से है, लेकिन हमें अपने कृषि निर्यात का विस्तार करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। देरी को कम करने और निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, उस क्षेत्र में भी सरकार काम करेगी। और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता का अनुपालन, इसके लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम हमने माननीय अध्यक्ष महोदय चलाया हुआ है। उच्च मूल्य वाले बागवानी उत्पाद, डेयरी और मत्स्य पालन, जैविक और जीआई टैग कृषि उत्पाद, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। और बाजार का विविधीकरण करके माननीय अध्यक्ष महोदय फूलों की सब्जी, फलों की सब्जी, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मसालों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, रेशम पालन, उसके साथ साथ कृषि वानिकी, इस पर भी हम लगातार ध्यान देने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए हम उत्पादन, भूमि उपयोग और ऋण पहुंच में क्षेत्रीय जो असंतुलन बना है, उसको दूर करने के लिए कम उत्पादकता और सीमित सिंचाई और विविधीकरण की कमी से जो क्षेत्र पीड़ित हैं, उनको अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए एक नई रणनीति हमने बनाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संतुलित कृषि विकास के लिए हमारी रणनीति में शामिल है नंबर 1 कृषि ग्रामीण विकास, जल संसाधन और वित्त मंत्रालय क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेपों को डिजाइन करने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। क्रेडिट एक्सेस और भूमि उपयोग के लिए स्थानीयकृत योजना हमने बनाई है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए संस्थागत ऋण
और किसान क्रेडिट कार्ड को मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं और मिट्टी की उपयुक्त और पानी की उपलब्धता के आधार पर फसल विविधीकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के समूहों को मजबूत करने का काम भी कर रहे हैं और इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता और दृढ़ता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, फूड बास्केट भारत को दुनिया का बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत आज विश्व बंधु है, लेकिन कल विश्व गुरु बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले कहा था, सुदीर्घ रंगी समाप्ति जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, लेकिन जो अंधे हैं वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, जो बहरे वो सुन नहीं सकते। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। एक नरेंद्र ने 100 साल पहले कहा था और दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये होगा, भारत विकसित भारत बनेगा और कृषि की उसमें विशेष रूप से योगदान होगा, समृद्ध किसान होंगे और कृषि आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई आइटम नंबर 27 की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय सदस्यगण, श्री सुधाकर सिंह जी, श्री हनुमान बेनीवाल, एन.के. प्रेमचंदन, प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्री लालजी वर्मा, श्री राजीव राय, श्री दुरई वाइको, श्री विशाल दादा प्रकाश बाबू पाटिल, श्री राजकुमार रोट, श्री अमराराम, एडवोकेट चंद्रशेखर, श्री राजेश रंजन ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। मैं अब सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। अब मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित वर्ष 25-26 की अनुदान की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये है कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 और 2 सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाई के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा, पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वहां कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। कृषि और कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे। नाकार तो जानते हो आप कि किसानों को अनुदान नहीं देना चाहते क्या? थोड़ा बहुत तो विद्वान बनो, ऐसे क्या करते हो? तो माननीय सदस्यगण, अनुदानों की बकाया मांगों के संबंध में अनेक कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए। समय अभाव के कारण मैं सभी कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ मान रहा हूं। माननीय सदस्यगण, जैसी की परंपरा रही है, अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। मैं आपको 1 मिनट में बोलने दूंगा। हाँ, मैं 1 मिनट बोलने दूंगा आपको इसके बाद। प्रश्न ये कि अनुदानों की बकाया मांगों के संबंध में प्रस्तुत किए हुए माने गए सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ।
अनुदानों की बकाया मांगों के संबंध में प्रस्तुत किए माने गए सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हुए। बोलिए एनके प्रेमचंदन जी। Sir, thank you very much. Sir, my point of order is in respect of Rule 331G, Clause D of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Sir, this House is going to approve and giving approval for 47,41,250 crores of rupees. Within seconds, we are granting. Sir, my point is the department-related standing committees. There is a specific provision in the rule procedure relating to the demand of grants. Sir, Clause D says that the demand for grants shall be considered by the House in the light of the reports of the committee. Okay. It is quite unfortunate to note that most of the standing committees relating to the department relating standing committee have not submitted the report so far. Without having the report, we are making the discussions, we are considering the demands. It is not proper and fair. At least I am seeking a ruling from the Honorable Speaker. At least a direction be given that the standing committee should submit their reports before the demands are taken for consideration. This is my point of order. Kindly have a ruling on this. एनके प्रेमचंदन जी, आपने जो विषय उठाया, पूर्व में भी इस तरह की कई बार परंपरा रही है और इस विषय पर मैं सदन का ध्यान रूल 221 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें अध्यक्ष वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के लिए नियत समय पर सभी अवश्य विषयों को सभा के मतदान के लिए रख सकते हैं। कार्य मंत्रणा समिति के अंदर शाम को 6 बजे बुलेटिन का समय निश्चित हुआ था और इसको देखते हुए मैंने पूर्व की प्रक्रियाओं को और पूर्व की परंपराओं को शामिल करते हुए और भविष्य में, क्योंकि हमारे दूसरे सदन की भी कई कमेटियां होती है, इसलिए भविष्य में मैंने सभी कमेटियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि वह समय पर अपनी कमेटियों की रिपोर्ट को प्रस्तुत करें। अब मैं मंत्रालयों, विभागों से संबंधित अनुदानों की बकाया मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये है कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में